Literacy ratio is also divided in categories. There are 3 categories. First is gender. More males are illiterate to females, but it is becoming higher. जो males हैं वो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं in comparison of females. ठीक है. अब इंडिया में 74.0% जो साक्षर है आबादी हमारी, है ना, उसमें भी 80.9% मेल हैं और 64.6% फीमेल है. 80.9% मेल हैं और 64.6% फीमेल हैं इंडिया में. ठीक है. और साथ साथ ही सबसे ज़्यादा जो हम जहाँ पे रहते हैं यूपी में, वहाँ की जो लिटरेसी रेट है वो क्या है, 67.68% लिटरेसी रेट है वहाँ का. उसमें भी जो मेल हैं वो 77.28% है और जो फीमेल हैं वो 57.18% है. ठीक है. ये है हमारा उत्तर प्रदेश का, यूपी का लिटरेसी रेट ये. ठीक है. नेक्स्ट इज सोशल ग्रुप. Higher income families have more literacy than those with lower income families. So the people who have more money, more facilities, higher income, they are more educated than lower income, low family standard, है ना. जिनका फैमिली स्टैंडर्ड कम है उनके पास एजुकेशन भी कम है. एक जिनका हायर वो है जो हायर इनकम है उनकी जो लिटरेसी रेट है वो भी अच्छा है. क्योंकि जो कम फैमिली वाले लोग, कम इनकम वाले लोग हैं, उनको क्या होता है, उनकी जो फर्स्ट प्रेफरेंस होता है वो अर्निंग उनकी फर्स्ट प्रेफरेंस होती है ना. एजुकेशन को वो सेकेंडरी मानते हैं. लेकिन गवर्नमेंट इज़ ट्राइंग टू ब्रिज द गैप थ्रू रिजर्वेशन फॉर SCs एंड STs. लेकिन जो गवर्नमेंट है वो अपनी तरफ से जो प्लान ला रही है इन लोगों के लिए, वो उसमें से एक देखो रिजर्वेशन है. रिजर्वेशन SC और STs को दिया है. SC यानी कि शेड्यूल्ड कास्ट और ST यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो होती हैं, है ना. इनको जो समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए रिजर्वेशन का प्रोग्राम दिया गया है. और 14 ईयर्स तक जो बच्चे हैं उनकी जो एजुकेशन है उसको फ्री भी किया गया है, जो गवर्नमेंट ने किया है. अब आप लोग जब कोई फॉर्म भरते हैं, आप उसमें एग्जांपल के तौर पे मैं बता रही हूँ आपको कि आप कोई भी फॉर्म भरते हैं तो उसमें आता है ना कि SC और वो जर्नल और OBC के लिए ये फ़ीस है और SC और ST के लिए फ़ीस में थोड़ा रिलैक्सेशन मिलता है. ये उनके लिए मोटिवेशन है कि वो इस चीज़ में आगे बढ़ें, है ना. नेक्स्ट इज रीजंस. केरला हैज़ हाई लिटरेसी लेवल एज कंपेयर टू राजस्थान, बिहार विच हैव लो लिटरेसी लेवल. राजस्थान और बिहार के लिटरेसी लेवल के वो उसके अकॉर्डिंग जो केरला का लिटरेसी रेशो है वो काफ़ी हाई है. मैंने अभी आपको बताया भी था. ठीक है. नेक्स्ट इज रूरल अर्बन डिफरेंसेस. ठीक है. देयर इज़ अ माइग्रेशन फ्रॉम रूरल एरिया टू अर्बन एरियाज एज देयर आर बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी. रूरल एरिया से ग्रामीण क्षेत्रों से जो शहरी क्षेत्रों में जो लोगों का माइग्रेशन हो रहा है, लोग आ रहे हैं, वो क्यों आ रहे हैं? क्योंकि यहाँ जो जॉब अपॉर्चुनिटी हैं जो अर्बन एरिया में वो यहाँ से ज़्यादा हैं, ग्रामीण इलाकों से ज़्यादा है ना. 68% ऑफ आवर पॉपुलेशन स्टिल लाइव्स इन रूरल एरिया. जो हमारी 68% पॉपुलेशन है वो अभी भी ग्रामीण इलाकों में, रूरल एरियाज़ में रहती है. क्योंकि जो हमारा इंडिया है वो एक कृषि प्रधान देश है ना. कृषि प्रधान देश माना जाता है हमारे भारत को. इसलिए जो हमारी 68% पॉपुलेशन है वो अभी भी कहाँ रहती है, वो ग्रामीण इलाकों में रहती है. दो एग्रीकल्चर इज़ द मेन एक्टिविटी. और वहाँ की मेन एक्टिविटी क्या है? एग्रीकल्चर, कृषि करना. ठीक है. रूरल एरियाज देयर आर मैनी नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ सच एज पोस्ट ऑफिस, स्मॉल बिजनेसेस, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन. तो जो ग्रामीण इलाके हैं उनमें नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ भी पाई जाती हैं, लेकिन वो छोटे स्केल पे होती हैं. पोस्ट ऑफिस हुआ, स्मॉल छोटे छोटे बिजनेस हुए, लोगों ने ट्रांसपोर्ट, गाँव से बाहर आने जाने के लिए ट्रांसपोर्ट की सुविधा कर रखी है, वो एक ऑक्यूपेशन अपने एक रोज़गार के रूप में, है ना. ऐसे ही कम्युनिकेशन, जो गांव में जो कम्युनिकेशन के वो साधन उन्होंने लगाए हुए हैं वो भी अपने रोज़गार के लिए लगाए हुए हैं, है ना.
रीजन्स फॉर माइग्रेशन फॉर रूरल टू अर्बन एरियाज़, क्या ऐसे कारण हैं कि लोग आ रहे हैं ग्रामीण इलाकों से शहर की तरफ, क्या रीजन्स हैं? मास मीडिया इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द रूरल एरियाज अवेयर ऑफ द अर्बन एरिया एंड वन ऑफ द कॉज ऑफ माइग्रेशन फ्रॉम रूरल टू अर्बन। तो मास मीडिया सबसे एक बड़ा कारक है कि लोग शहरों की तरफ माइग्रेट कर रहे हैं गांव से। क्यों? ये एक ऐसी पिक्चर बनाता है लोगों के दिमाग में शहरों के प्रति, जो मास मीडिया है वो, तो लोग उसकी तरफ आकर्षित होते हैं। शहरों में ये भी है, वो भी है, वो एक मास मीडिया उनको एक वो देता है, न्यूज़पेपर, रेडियो, टेलीविज़न, इससे जो शहरों का जो लाइफ है वो लाइफ स्टाइल उनको अट्रैक्ट करता है। ठीक है। Many resources of the rural areas is being taken away, such as river drying up, land due to construction is making them move to urban areas. और भी बहुत सारी रिसोर्सेज हैं, जैसे लोग छोटे मछुआरे हैं, वो उनका वहाँ पे रिवर सूख गई है तो उनका वहाँ पे वो ख़त्म हो गया है ना, जो उनका व्यापार था या जो उनका ऑक्यूपेशन था वो वहाँ ख़त्म हो गया है। और लोगों के लिए जो वहाँ पे कृषि की भूमि है जो गांव में, लेकिन वो मकान बनाने के लिए उनको बेटर कंडीशंस यहाँ ज़्यादा शहरों में मिल रही हैं, ज़्यादा एजुकेशन के जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो ज़्यादा शहरों में ही मिल रहे हैं, है ना। तो लोगों को ये चीज़ें शहरों की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही हैं, है ना, सिटीज़ में ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही हैं। इन अर्बन एरियाज़ नो वन केयर्स अबाउट कास्ट। कास्टिज्म जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है वो ग्रामीण इलाकों में ही सबसे ज़्यादा पाया जाता है, लेकिन शहरों में आपको ये भी नहीं पता होगा कि आपके सामने वाले फ्लैट में कौन सी कास्ट के लोग रह रहे हैं, कौन से धर्म के रह रहे हैं, ये भी नहीं ठीक से आपको मालूम होगा। तो शहरों में कास्टिज्म थोड़ा कम होता है ना। पीपल हु आर नॉट एजुकेटेड कैन पिक अप एनी जॉब। जो लोग थोड़े कम पढ़े लिखे होते हैं या अनएजुकेटेड होते हैं उनके लिए भी शहरों में जॉब आना आसान हो जाता है, क्योंकि शहरों में सेकेंडरी ग्रुप जो होता है वो ज़्यादा वो होता है, जिसे कहते हैं गतिशील होता है ना। क्यों? क्योंकि शहरों में जो वुमन है और जो जेंट्स हैं वो दोनों ही वर्क करते हैं, तो उन्हें एक सेकेंडरी ग्रुप चाहिए, मेड चाहिए हमें, अपने गार्डनर चाहिए हम लोगों को, और भी तरीके के सर्वेंट चाहिए, तो उसके लिए ये लोग ज़्यादा वो रहते हैं। और दूसरा जो इंडस्ट्रियल एरियाज़ हैं शहर के, उसमें भी वर्कर के रूप में इन लोगों को आसानी से जॉब प्रोवाइड हो जाती है। ठीक है। नेक्स्ट इज पॉपुलेशन पॉलिसी इन इंडिया। India was perhaps the first country to clearly announce such as a policy. In 1952, the National Family Planning Program was introduced. ठीक है। It tried to influence the rate and pattern of population in socially desirable direction. 1952 में नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम को इंट्रोड्यूस किया गया और उससे जो पॉपुलेशन ग्रोथ जो एक्सेस में हो रही थी उसको कंट्रोल करने की कोशिश की गई। इट्स ऑब्जेक्टिव्स वर, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या थे? पॉपुलेशन शुड बी कंट्रोल्ड एंड अवेयरनेस शुड बी स्प्रेड इन अ वे विच इज़ सोशली डिज़ायरेबल, कंट्रोल द बर्थ, रिड्यूस बर्थ रेट थ्रू बर्थ कंट्रोल मेथड। पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए अवेयर किया गया लोगों को। ठीक है। लेकिन ये वे कैसा था? ये वे ऐसा था कि जो सोशली डिज़ायरेबल भी हो, क्योंकि लोगों पर किसी मतलब कुछ चीज़ ये चीज़ें थोपी नहीं जा सकती थी, है ना। बर्थ रेट को कंट्रोल करने के लिए जो बर्थ कंट्रोल मेथड से वो अपनाने के लिए लोगों को अवेयर किया गया, लेकिन वो उसी तरीके से कि लोगों को इसे एक्सेप्ट करने के में आसानी हो, है ना, कि लोग इसका विरोध ना करें, सोशली डिज़ायरेबल हो। ठीक है। ड्यूरिंग इमरजेंसी बाय इंदिरा गांधी 1975-76 ऑल फंडामेंटल राइट्स आर टेकन अवे। जब इमरजेंसी इंदिरा गांधी जी जो के टाइम पे जब आई 1975 और 76 में, तो सारे जो फंडामेंटल राइट्स थे लोगों के वो ले लिए गए थे उनसे। मास स्टेरिलाइजेशन प्रोग्राम वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय संजय गांधी टू कंट्रोल द पॉपुलेशन। एक मास स्टेरिलाइजेशन प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया गया संजय गांधी के द्वारा, और जो कि पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए था। अब उसमें क्या था देखिए, इन दिस ट्यूबिकटॉमी
was performed for women and vasectomy for men was conducted in a very hazard manner. इसमें 2 प्रोग्राम चलाए गए, ट्यूबिकटॉमी और वैसेक्टॉमी. ट्यूबिकटॉमी फॉर वुमन एंड वैसेक्टॉमी फॉर मैन. हिंदी में इसे नसबंदी का प्रोग्राम वो कहते हैं, ठीक है ना. ये बहुत ही अव्यवस्थित तरीके से लोगों पर थोप दिया गया था, ठीक है. लेकिन आफ्टर इमरजेंसी क्या हुआ, इट वाज रिन्यूड एज नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम. इसको एक नया नाम दिया गया आफ्टर इमरजेंसी, नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम. इन दिस पीपल कुड ओनली बी स्टेरिलाइज्ड इफ द पीपल एग्री टू डू इट एंड दियर सिग्नेचर वॉज नीडेड. इसमें क्या था कि लोगों के को स्टेरिलाइज किया जा रहा था, लेकिन उसमें उनकी वो मतलब ये कि पीपल एग्री होने चाहिए, उनकी सहमति होनी चाहिए और उनके सिग्नेचर भी इसमें नीडेड थे. लेकिन जब वो संजय गांधी द्वारा कराया गया था तो वो एक थोपा गया था, लोगों को ज़बरदस्ती कराया जा रहा था, ठीक है. और क्या गवर्नमेंट ने किया इसके लिए, और गवर्नमेंट ने और क्या क्या पॉलिसीज़ चलाई. प्रमोट डिलेड मैरिज फॉर गर्ल्स, पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए प्रमोट डिलेड मैरिज फॉर गर्ल्स की जो मैरिज की एज थी उसको 18 ईयर्स कर दिया गया, और भी उनको अवेयर किया गया डिलेड मैरिज के लिए. मेक स्कूल एजुकेशन अप टू एज 14 फ्री एंड कंपलसरी, और बच्चों की 14 तक की एज के लिए एजुकेशन को कंपलसरी और फ्री बना दिया गया, ठीक है. तो ये सारे प्रोग्राम जो हैं गवर्नमेंट के द्वारा लिए गए पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए. और मैंने अभी शुरू में आपको बताया था कि सारे जितने भी जो मैं आपको टॉपिक कराऊंगी आज वो सारे इंटर रिलेटेड हैं. तो ये सारे इंटर रिलेटेड, लिटरेसी और सेक्स रेशो और जो हमारा एज स्ट्रक्चर है, ये सारे इंटर रिलेटेड है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. क्योंकि पॉपुलेशन कंट्रोल जब ही होगी जब हम इन सब चीज़ों पे काम किया जाएगा. एजुकेटेड लोग ही और चीज़ों के बारे में सोचेंगे, लिटरेसी रेट बढ़ेगा, फीमेल फोर्टिसाइड घटेंगे जब एजुकेशन बढ़ेगी, तो है ना. तो ये सारे आपस में इंटर रिलेटेड है, ठीक है. तो दिस चैप्टर इज़ ओवर नाउ स्टूडेंट्स, है ना. तो टेक केयर, बाय बाय.